नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सिर्फ डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि देश को आगे ले जाने वाले मानव संसाधन तैयार करें। उन्होंने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में भाग लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, नया नेता चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंड का उत्पादन इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79% बढ़कर 2,77,00,000 टन हुआ। सरकार ने कहा, भारत इस साल दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता संभालेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत होंगे G20 के नए शेरपा। भारत वर्ष 2022 से 2026 के लिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुन लिया गया है। ट्यूनीशिया की ओंस जब्योर जर्मनी की तातजाना मारिया को हराकर विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में, और कैंडी में भारतीय महिला टीम ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफी विचार विमर्श के बाद लाई गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा से निकालकर इसे आधुनिक विचारों से जोड़ना है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद कौशल और शिक्षा को 21वीं सदी में भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सिर्फ डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी ही तैयार नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को ऐसे मानव संसाधन तैयार करने चाहिए जिनकी भारत को वास्तव में जरूरत है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में सीखने के रास्ते खोल दिए हैं। उनका कहना था कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा करने का एक मंच है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। श्री मोदी का कहना था कि भारत उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो कुछ साल पहले तक दुर्गम माने जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में
तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था मौजूद है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उबरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में तार्किकता और आलोचनात्मक सोच को पैदा करेगी। ये सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में श्री मोदी ने कहा कि काशी ने देश को दिखा दिया है कि विरासत को संरक्षित करते हुए नए जमाने का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई पहल से भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता मिलेगी और जीवन सुगम होगा। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। आज भी यहाँ 1700 करोड़ रुपए से अधिक के दर्जनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। काशी में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उस पर यहां काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने वाराणसी के निवासियों से आगामी श्रावण माह में लाखों भक्तों के काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए आने की आशा के साथ स्वच्छता के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों को पक्का घर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान अपने नागरिकों को मुफ्त राशन और मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत वाराणसी के 600 से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है, यानी 600 नए लखपति बन गए। जिन साथियों के घर का सपना आज पूरा हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई, और उन परिवार की माताओं बहनों को विशेष बधाई, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि एक घर बने वो मां बहनों के नाम पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में उन्नत खेल स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना की रसोई का उद्घाटन किया। स्वचालित रसोई लगभग 150 सरकारी स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करेगी। इसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। इसका विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कल से आयोजित हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। स्वनिधि महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। शनिवार से 31 जुलाई तक चलने वाला ये महोत्सव 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि स्वनिधि महोत्सव लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर के विकास की कहानी और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मनाने और उन्हें पहचानने का एक उत्सव है।
अमृत महोत्सव के हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो 75 शहरों में जब ये सेलिब्रेशंस होंगी तो एक तरीके से हम इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी जो फैमिलीज हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे. सो इट बिकम्स एन इवन मोर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर economic, social and financial inclusion programs, and it gives them the respect that they deserve. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुने जाने की पसंद से ओडिशा के लोग खुश हैं. आज भुवनेश्वर में श्री राय ने कहा कि वो ओडिशा की बेटी और आदिवासी समुदाय की एक महिला को चुनने के लिए श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने में ओडिशा के लोगों के साथ हैं. सुश्री मुर्मू अपनी उम्मीदवारी के लिए राज्य के विधायकों का समर्थन लेने के लिए कल ओडिशा का दौरा करेंगी. रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है. ये कदम सरकारी व्यवसाय का आवंटन निजी क्षेत्र के बैंकों को भी देने के निर्णय के अनुरूप है. रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मंत्रालय की विदेशी खरीद के लिए ऋण पत्र और प्रत्यक्ष अंतरण सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है. इन तीनों ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. अब तक केवल सरकारी बैंक ही रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत हुआ करते थे. रक्षा मामलों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समिति के सदस्यों को हाल में शुरू की गई अग्निपथ योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे. रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया. श्री शाह ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया है. मुझे बहुत आनंद है श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीएस स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है. मित्रों, भारत हमेशा से हर युग में जब जब भी समाज के अंदर सुधारों की जरूरत पड़ी, कोई न कोई महान संत ने, कोई युग पुरुष ने आकर भारत को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, समाज को सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम किया है. स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं. कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब. आपका अभ्यास हमारा प्रयास. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने वाले मानव संसाधन तैयार करें. उन्होंने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में भाग लेंगे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र दिया. नया नेता चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे. कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंड का उत्पादन इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79% बढ़कर 2 करोड़ 77 लाख टन हुआ. सरकार ने कहा, भारत इस वर्ष दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता संभालेगा. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे. भारत वर्ष 2022 से 2026 के लिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया. ट्यूनिशिया और ऑन्स जब्योर जर्मनी की तात्जाना मारिया को हराकर विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची.
पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में और कैंडी में भारतीय महिला टीम ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। नया नेता चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। अधिकतर मंत्रियों और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के इस्तीफे के बाद श्री जॉनसन ने ये घोषणा की। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सहित 40 से ज्यादा मंत्रियों और सहयोगियों ने घोटालों में शामिल जॉनसन के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार देर रात त्याग पत्र दिया था। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि कंजर्वेटिव सांसद एक नया नेता चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत इस साल दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अगले साल G20 शिखर बैठक की मेजबानी के अलावा देश भर में विभिन्न स्तरों पर G20 से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 देशों के नए शेरपा होंगे। वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने से एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता होगी। पूर्णकालिक शेरपा को देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली बैठकों में भाग लेना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया है। इंडोनेशिया के बाली में आज हुई मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए सभी शेष क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों मंत्रियों ने सैन्य और राजनयिक अधिकारियों द्वारा नियमित संपर्क बनाए रखने पर बल दिया है। श्री जयशंकर ने छात्रों की वापसी और अन्य प्रमुख मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने विद्यार्थियों की जल्द वापसी पर बल दिया। चीन के विदेश मंत्री ने चीन की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। भारत को वर्ष 2022 से 2026 तक के लिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुन लिया गया है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों की बहाली का एक और अवसर है। अंतर सरकारी समिति का चुनाव पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय महासभा के दौरान हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्यों की उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की 6ठी बैठक आज कोच्चि में हुई। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। बांग्लादेश और सेशल्स के प्रतिनिधि मंडलों ने बैठक में पर्यवेक्षकों के तौर पर भाग लिया। सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 में सहयोग के लिए रोड मैप के कार्यान्वयन पर चर्चा की। बैठक में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने पर विचार विमर्श किया गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंडों का उत्पादन 79% बढ़कर 2 करोड़ 77 लाख टन हो गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1 करोड़ 55 लाख टन कोयला का उत्पादन हुआ था। कोयला उत्पादन में उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए कोयला खंड आवंटियों के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 3 करोड़ 20 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बच्चों के कल्याण और पुनर्वास की इस योजना को पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की तरफ से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस मोहम्मद बरकतुल्ला की जयंती है, जिनका जन्म 1854 में भोपाल में हुआ था। भोपाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे। वहां वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए। लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नसरुल्ला खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया। फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया। टोक्यो से उन्होंने काहिरा, कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉस्को का दौरा किया और 1911 में वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की। इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1914 में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया। बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपाक्रमण पिल्लई, लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। मोहम्मद बरकतुल्ला इस्तांबुल चले गए और वहां की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए। 1921 के दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय क्रांतिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। जून 1927 में बरकतुल्ला शैलेंद्र नाथ घोष के साथ यूनाइटेड इंडिया लीग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के डेट्रॉइट गए। वे 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप लौटे और जवाहरलाल नेहरू से मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान राष्ट्रवादी मोहम्मद बरकतुल्ला को हमारा शत-शत नमन। हम आज राम सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे। वे मलाया और सिंगापुर में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े, लेकिन 1942 में जापान ने उन्हें युद्ध के दौरान बंदी बना लिया। इसके बाद वे आजाद हिंद फौज की 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सिपाही के रूप में शामिल हुए। म्यांमार में ब्रिटिश नेतृत्व वाली सहयोगी सेनाओं का सामना करते हुए वे 7 जुलाई 1944 को वीर गति को प्राप्त हुए। भारत के इस महान सपूत राम सिंह को हमारा शत-शत नमन।
7 जुलाई को नागिंदर सिंह की पुण्यतिथि भी है। नागिंदर सिंह पंजाब में लुधियाना के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे। 1942 में वे आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और हवलदार के रूप में काम करने लगे। उन्हें बर्मा में अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, जहां उन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया। 7 जुलाई 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई। धरती के इस लाल नागिंदर सिंह को हमारा शत शत नमन। इसी के साथ आज की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 427 अंक बढ़कर 54,178 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 143 अंक की बढ़त के साथ 16,133 पर आ गया। विंबलडन टेनिस में ट्यूनीशिया की ओंस जाबर महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी की तात्जाना मारिया को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में इस समय रोमानिया की सिमोना हालेप का मुकाबला कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना से हो रहा है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चीन की झांग ही मेन को और प्रणॉय ने ताइपे की जू वेईज्वांग को पराजित किया। महिला क्रिकेट में कैंडी में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 39 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10:30 बजे से साउथम्पटन में खेला जाएगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप को देखते हुए श्रृंखला काफी अहम है। महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला आज रात 11 बजे न्यूजीलैंड से होगा। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इंग्लैंड और चीन के साथ खेले गए भारत के पहले 2 मैच 1-1 से बराबरी पर रहे थे। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी यात्रा के अंतर्गत 5,726 तीर्थयात्रियों का 9वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अब तक 1,147 यात्री शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अब तक 91,147 यात्री शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। सऊदी अरब में 5 दिन का वार्षिक हज शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के लगभग 10 लाख हज यात्री आज मक्का से चलकर मीना में जमा हो रहे हैं। इस वर्ष हज में भारत से 79,000 से अधिक हज यात्री शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज लगातार चौथे दिन तेज बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मुंबई और कोंकण के कई हिस्सों तथा मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एहतियाती उपायों के तौर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की कई टीमों को तेज बारिश वाले क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सिर्फ डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी नहीं, बल्कि देश को आगे ले जाने वाले मानव संसाधन तैयार करें। उन्होंने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान में भाग लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र दे दिया है। कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खंड का उत्पादन इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79% बढ़कर 2,77,00,000 टन। सरकार ने कहा, भारत इस साल दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता संभालेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। भारत वर्ष 2022 से 26 के लिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया। ट्यूनीशिया की ओंस जब्योर जर्मनी की तात्जाना मारिया को हराकर विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में और कैंडी में भारतीय महिला टीम ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को किया पराजित। श्रृंखला 3-0 से जीती। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।